नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आरओ एआरओ 2023 के लिए आपके लिए हम एक विशेष सीरीज लेकर के आए हैं और आज की सीरीज में आपका शुरुआत होती है भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें हम आपके लिए संविधान की अनुसूचियां लेकर के आए हैं। देखिएगा, मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8, परंतु वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। हम पहले 8 अनुसूचियां देखेंगे। पहली अनुसूची का विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। देखिए, सातवीं अनुसूची जो है, इसमें विषयों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसका तात्पर्य यह है कि जो विषय संघ सूची में वर्णित हैं या केंद्रीय सूची में वर्णित हैं, उन पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची में केवल और केवल आपका राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि विवाद की स्थिति में अगर एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने बना दिया है, अगर विवाद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। आठवीं अनुसूची, देखिए मित्रों, मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं आठवीं अनुसूची में, परंतु वर्तमान समय में 22 भाषाओं का वर्णन है। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। नेपाली शामिल है। हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि नेपाली है या नहीं, तो नेपाली शामिल है। ठीक है। अब यहां पर आपको ये जानना होगा कि 14 भाषाओं के बाद एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई और फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब आगे देखिए, 9वीं अनुसूची का विषय है विधि मान्यकरण। अब देखिए, विधि मान्यकरण का मतलब ये है कि जब देश आजाद हुआ उस समय कुछ ऐसे कानूनों की आवश्यकता थी जैसे भूमि सुधार। उसके लिए विधि मान्यकरण की स्थिति लाना बहुत आवश्यक था। विधि मान्यकरण का मतलब यह है कि जिसको जो भी विषय आएगा वो कानून के द्वारा मान्य होगा और इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। वाद योग्य नहीं था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भूमि सुधार की। लेकिन केशवानंद भारतीवाद के पश्चात ये वाद योग्य है। केशवानंद भारतीवाद के पहले ये वाद योग्य नहीं था, अर्थात इसके लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता था। लेकिन केशवानंद भारतीवाद के पश्चात अब ये वाद योग्य है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा विषय जैसे आजकल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और किसी की जमीन उसमें आ रही है, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, ये हमारे पुरखों की जमीन है, भूमिधरी जमीन है, ऐसी स्थिति में उसको जमीन देना ही देना होगा, वो आपका विधि मान्यकरण के तहत आता है। अब दूसरी स्थिति आती है 10वीं अनुसूची की। ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और ये पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधान लाए गए।
देखिए मित्रों, ये राजीव गांधी जी का समय था और दल बदल से संबंधित इस कानून की बहुत ही आवश्यकता थी। लोग लड़ते एक सिंबल पर थे और उसके बाद पार्टी छोड़कर दूसरे के साथ चले जाते थे। तो सदस्यता कैसे बचेगी या कैसे निरस्त हो जाएगी, उसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए, ताकि जो सदस्यगण हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, उन पर एक नियंत्रण लगाया जा सके। अब 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और ये 11वीं अनुसूची ही है जिसने तृणमूल लोकतंत्र को भारत में स्थापित किया है। वैसे तो हमारे यहाँ पंचायतें प्राचीन समय से हैं, वैदिक समय से हैं, लेकिन 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायती राज में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। वर्तमान समय में भारत में पंचायती राज में आपके 29 विषयों पर अधिकार दिया गया है और ये त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और मित्रों जिला पंचायत। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर ये स्तर मौजूद नहीं है, केवल 2 ही स्तर हैं, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है वहां पर ये तीनों स्तर विद्यमान हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि जो पंचायत है ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। अब सवाल उठता है कि नगरीय क्षेत्रों का क्या होगा। तो नगरीय क्षेत्रों के लिए मित्रों 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और स्थानीय निकाय के लिए अर्थात शहरी क्षेत्रों के लिए इसमें मित्रों 18 विषय दिए गए। जिस प्रकार पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार दिए गए, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। अब अगर हम उदाहरण लें तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, उसके बाद जो बचे वो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में बटे हुए हैं। ये आपकी संविधान की 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। मूल संविधान में मित्रों कितनी थी? 8। बाद में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं अनुसूची 74th यानी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। एक बार देखिए, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। प्रथम अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। तृतीय अनुसूची आपका शपथ और प्रतिज्ञा, जैसे आपका प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, न्यायालय के न्यायाधीश आदि शपथ लेते हैं, तो वो शपथ वर्णित कहां पर है? तो वो तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अर्थात किस राज्य से कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में आएंगी उसका वर्णन है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पर आप देखिए कि जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों से संबंधित है, लेकिन जो 6ठी अनुसूची है वो केवल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। आगे 7वीं अनुसूची विषयों का बंटवारा।
संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में किया गया है, जो कि हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है। केंद्र के पास जो विषय है उस पर उसको अधिकार है और राज्य के पास जो विषय है उस पर राज्य को अधिकार है। फिर 22 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी थी, तो 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची, जो कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, विधिमान्यकरण का अधिकार दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची स्थानीय निकाय से संबंधित है। मित्रों, हमारी लाइव क्लास के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हम सभी प्रतियोगी भाइयों से ये बात करना चाहते हैं कि ROARO 2023 के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वो कर लीजिए, वरना ये पद आपको कम से कम 3 साल बाद ही दिखाई पड़ेंगे। और 4800 पे ग्रेड पर ये एक बहुत ही अच्छा पद है और हमारा आपसे निवेदन है कि अपनी पढ़ाई को एक रणनीतिक। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। गौर फरमाइएगा। अनुच्छेद 340 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, अर्थात OBC कमीशन। देखिए, भारत में अब तक 2 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें प्रथम आयोग मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट 1955 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के अध्यक्ष बीपी मंडल ये बिहार के कद्दावर नेता थे। बीपी मंडल साहब और मधेपुरा से सांसद होते थे। अब जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई, तब उसने 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, जो सरकार थी जनता पार्टी की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, वो बहुत दिन तक नहीं चली और 1980 में पुनः लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस फिर सत्ता में वापस आ गई और बीपी मंडल की रिपोर्ट को फिर ठंडे बस्ते में जाना पड़ा। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में, इंदिरा जी की हत्या के बाद। उन्होंने भी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं किया और वो भी ठंडे बस्ते में ही रही। लेकिन मित्रों, यहां पर आपको ध्यान देना होगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजीव गांधी कैबिनेट में वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने बोफोर्स तो जो सौदा हुआ था उसकी रिपोर्ट, जो तत्कालीन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री TN चतुर्वेदी ने जारी की, उसमें 64 करोड़ रुपए सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, इसका उल्लेख था। और यह टिप्पणी भी थी कि कांग्रेस की एक टॉप लीडरशिप का हाथ उसमें है। सीधे सीधे राजीव गांधी का नाम तो उसमें नहीं था, परंतु इशारा उसी तरफ था। VP सिंह ने कांग्रेस छोड़ी और जनता दल बना और 1989 के चुनाव में इस बात को बताया गया कि बीपी मंडल ने जो रिपोर्ट दी है उसको हम सत्ता में आने पर लागू करेंगे, और वैसा ही हुआ। 1989 में VP सिंह प्रधानमंत्री बने और उन्होंने
बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू कर दिया। मित्रों, बीपी मंडल ने 27% रिजर्वेशन की वकालत की थी, जो कि दिया भी गया। और ये जो आरक्षण था वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर था। सामाजिक और शैक्षिक आधार पर था। आपको जोड़े में मिलेगा वहां पर सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक। तो आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। और मित्रों, बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, मंडल और कमंडल की वजह से वीपी सिंह ने अपनी सरकार खो दी। एक तरफ लालकृष्ण आडवाणी रथ लेकर निकले और तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार लालू प्रसाद यादव ने उनका रथ सीतामढ़ी में रोक लिया। एक वो बात, और दूसरी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे। और यहां पर जो ये आरक्षण दिया गया, ये अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के आधार पर दिया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में आपसे पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जा रहा है। तो बीसी, यहां पर देखिए डिफरेंस बिटवीन बीसी एंड ओबीसी। ओबीसी, बीसी यानी कि जो बैकवर्ड क्लास है, ये एक वृहद शब्द है। इसमें महिलाएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हों, बच्चे, दिव्यांग और अन्य जातियां। अनुसूचित जाति भी उसी में शामिल है, अनुसूचित जनजाति भी शामिल है, ओबीसी की जातियां तो हैं ही। ये एक वृहद कॉन्सेप्ट है पिछड़ा वर्ग का। लेकिन जो आपका ओबीसी है, ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास। तो आर्टिकल 340 का संबंध ओबीसी से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 क्या है? अनुसूचित जातियों की सूची। अनुसूचित जातियों की सूची है। कोई भी जाति अनुसूचित जाति है वो आर्टिकल 341 में है। देखिए मित्रों, ये पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इसमें आज हमने आपको आर्टिकल 340 और 341 समझाया है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम आपको भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख अनुच्छेदों से परिचित कराएंगे। आइए। संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देखिए, संविधान का अनुच्छेद 330 ये भाग 16 के अंतर्गत आता है और इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब आगे देखिएगा, आर्टिकल 332 राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है। तो जहां पर अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण है, वहीं पर
अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्राप्त है। जैसे लोकसभा की सीट है मोहनलालगंज, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से बछरामा विधानसभा रायबरेली में, सलोन विधानसभा रायबरेली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो यहां पर आपने देखा कि अनुच्छेद 330 और 332 ये सदन में SC ST के आरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देखिए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 16(4) में इस बात की छूट दी गई है कि वो चाहे तो आरक्षण कर सकता है, जिसको आधार बनाकर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) को आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब्स ST, शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। अब यहां पर आप देखेंगे कि SC और ST को सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण प्राप्त है। तो 22.5% रिजर्वेशन SC और ST को है, जिसमें इसको बाइफरकेट किया गया है, जिसमें 15% ये SC को है और 7.5% ये ST को है। कहने का मतलब यह है कि जो 22.5% आरक्षण है टोटल, वो SC ST को मिला करके है, जिसमें 15% अनुसूचित जातियों को और 7.5% अनुसूचित जनजातियों को। परंतु ये आपका केंद्र सरकार की नौकरियों में है। अब यहां पर हमें देखना होगा कि राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल देश का 27वां राज्य बना, तो मैक्सिमम जनजातियां उत्तराखंड में शिफ्ट हो गई, वहां पर थी ही। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की नौकरियों में 21% रिजर्वेशन SC को है और 1.5% रिजर्वेशन ये आपका ST को है। मिलेगा 22.5% ही, लेकिन जनसंख्या SC की ज्यादा है, इसलिए वो 22.5 में से 21% SC को और 1% ST को दिया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे पंजाब में SC को पूरा रिजर्वेशन दिया गया है 22.5% और ST वहां पर नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन भी वहां पर 0 कर दिया गया। ये चीज यहां पर ध्यान देना है कि कुल मिलाकर 22.5% रिजर्वेशन ही होगा। केंद्र स्तर पर तो ये बिल्कुल आपका क्लियर है कि 15.5 SC के लिए और 7.5 ST के लिए, लेकिन राज्यवार इस आरक्षण में विविधता है। लेकिन टोटलिटी में 22.5% ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब देखिए कुछ प्रमुख अनुच्छेदों में आपका, और हम यहां पर आपको दिखाते हैं, जैसे अनुच्छेद आपका 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन था, परंतु अब केवल राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग का गठन, आयोग का गठन गठन और संविधान संशोधन करके 338 ए जोड़ा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग का गठन देखिए 89 में संविधान संशोधन से पूर्व 89th संविधान संशोधन 89 में संविधान संशोधन से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए एक ही अनुच्छेद था 338। लेकिन 89वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग कर दिया गया। तो अब व्यवस्था क्या है मित्रों? 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन, 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। देखिए मित्रों, ज्ञान तो अथाह है, महासागर है, लेकिन आपकी परीक्षा में जो जो अनुच्छेद आने की प्रबल संभावना रहती है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और आप इस पॉलिटी की सीरीज को अच्छे से देखें, समझें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि केंद्र और राज्यों केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन करना। करने की संस्तुति करना। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का जब गठन होता है तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है, जिसके आधार पर जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजनीय कर हैं उन्हें लागू किया जाता है। अब इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन प्रथम वित्त आयोग का गठन प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। 1951 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपकी केसी नियोगी। अध्यक्ष केसी नियोगी साहब।
केसी नियोगी साहब। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, एनके सिंह, एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी, वाई वी रेड्डी साहब, वाई वी रेड्डी साहब। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर, विजय एल केलकर, विजय एल केलकर। देखिए, अब 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन, सी रंगराजन। देखिए, यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो मैंने आपको बता दिए। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, आइए अब अगले अनुच्छेदों की तरफ हम लोग ध्यान चलते हैं। देखिए, यहां पर संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है, जिसमें 352 ये राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत जब युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखिए, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया, जिसका आधार था आंतरिक अशांति, जिसका कि दुरुपयोग भी किया गया। इसलिए जब मोरारजी की सरकार आई 1977 में, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और यहां पर आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह को भी जोड़ दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह होगा तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी। अब यहां पर ध्यान दें, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। 360 वित्तीय आपात। भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो
राष्ट्रीय आपात 352, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। ये देखिए, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989-90 में प्रधानमंत्री थे, उस समय अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। उसके पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन नहीं था। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप हमारे लाइव क्लास करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बस।